नमस्कार, 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। दिल्ली पर त्योहारों के मौसम में इन दिनों दोहरा संकट छाया हुआ है। यहां के आसमान में जहरीला धुआं है, यमुना में जानलेवा झाग तैर रही है। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर होंगे। लेकिन सबसे पहले बात हम मैली यमुना की कर लेते हैं, क्योंकि आज यमुना की गंदगी को लेकर बीजेपी ने एक ऐसा अनोखा प्रदर्शन किया जिससे लोग हैरान रह गए। लिहाजा हमारा आज का सबसे पहला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। यमुना की सफाई पर दिल्ली में कैसे छिड़ी सियासी जंग। तो आज प्रदर्शन के दौरान दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अपनी सेहत को खतरे में डालकर यमुना के अरविंद केजरीवाल यहां आए और यमुना में डुबकी लगाएं। इसके लिए घाट पर मंच लगाया गया था और वहां पर 2 शानदार सोफे लगाए गए थे, जिस पर अरविंद केजरीवाल और आतिशी के नाम वाली पर्ची रखी हुई थी। यमुना के छठ घाट पर छठ के ठीक पहले आप देखेंगे कि यहाँ के रेड कारपेट लगा हुआ है, बाकायदा 2 कुर्सियां लगाई गई हैं और आप देखिए कि किस तरह से खाली कुर्सियों पर बाकायदा सीएम और साथ ही साथ जो है पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के नेम की तख्तियां लगा करके एक राजनीतिक तौर पर घेरने की कोशिश बीजेपी कर रही है। आतिशी और अरविंद केजरीवाल तो वहां नहीं पहुंचे, लेकिन इसके बाद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने जो किया उससे वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। पीला कुर्ता पहने सचदेवा संभल कर यमुना के तट से पानी में उतरने लगे। पीछे से उन्हें रोकने की गुहार लग रही है। कार्यकर्ता साथ आने देने की गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन सचदेवा अकेले ही यमुना में प्रवेश कर गए। अंजलि में पानी भरकर देखा, प्रणाम किया और डुबकी लगाने के लिए झुक गए। प्रदूषित यमुना पर किस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। इन सब के बीच आप देखेंगे कि किस तरह से दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा साफ तौर पर यमुना में उतर चुके हैं और खुद डुबकी लगाई। यहाँ पर रेड कार्पेट बिछा करके 2 कुर्सियां लगाई गई थी, जिसके जरिए और साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था कि वो आए यमुना में डुबकी लगाएं। खतरनाक पानी में डुबकी लगाने के बाद सचदेवा यमुना से बाहर आ गए। किनारे पर मौजूद कार्यकर्ता जोश के साथ नारों से उनका स्वागत कर रहे थे। एक तरह से राजनीतिक मैसेजिंग है, क्योंकि कुछ ही महीनों में 2 से 3 महीनों में दिल्ली विधानसभा का चुनाव होने को है। तो आमतौर पर आम आदमी पार्टी को घेरना और साथ ही साथ डुबकी लगा करके एक राजनीतिक संदेश देना और ये बताना कि 2015 में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था, वादा किया था कि 2025 तक वो यमुना को पूरी तरह से साफ कर देंगे। आरोप लगाया कि 8000 से ज्यादा करोड़ रुपया यमुना की सफाई के लिए आम आदमी पार्टी यानी दिल्ली सरकार को दिया गया, लेकिन यहाँ पर वो खर्च नहीं हुआ। छठ पर्व के दौरान इस घाट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर छठ त्योहार से पहले यमुना की स्थिति पर ध्यान दिलाने के लिए केजरीवाल और आतिशी को बीजेपी ने आमंत्रित किया था। ये लोग दिल्ली का दर्द नहीं समझेंगे, ये तो लूटने आए हैं, वो लूट के भाग जाएंगे। ये लूटने आए हैं, लूट के भाग जाएंगे, लेकिन दिल्ली वालों, दिल्ली हमारी है, दिल्ली हमें बचानी पड़ेगी और दिल्ली बचानी है तो इन भ्रष्टाचारियों को यहाँ से निकालना पड़ेगा। यमुना में सचदेवा की डुबकी को आम आदमी पार्टी ने नौटंकी करार दिया है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, चारों तरफ सरकारें हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अच्छी तरह से पता है कि इन नौटंकियों से कोई परिणाम नहीं निकलता। दिल्ली में वायु प्रदूषण की तरह ही यमुना में गंदगी का भी मुद्दा अब हर साल की समस्या बन गया है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली के जहरीली हवा के लिए दूसरे राज्यों को कसूरवार ठहराया जाता है, उसी तरह से अब यमुना में गंदगी के लिए पड़ोसी राज्यों पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। इस मामले पर सियासत जारी है और किसी को नहीं मालूम कि आम आदमी को सियासत से छुटकारा और साफ हवा पाने का हक कैसे मिलेगा। राम किंकर सिंह, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। यमुना में अमोनिया की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रभावित हो रहे हैं। अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो गर्मियों के बाद सर्दियों में भी दिल्ली को पीने के पानी का संकट हो सकता है। हमारा आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और सवाल यह है कि यमुना में प्रदूषण की वजह से क्या दिल्ली में गहराएगा जल संकट। इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज।
दिल्ली के लोग वायु प्रदूषण से परेशान तो थे ही, इसके साथ साथ यमुना में जिस तरह से फोम बन रहा है उस तस्वीर को लेकर भी दिल्ली वाले डरे हुए हैं, क्योंकि अब छठ का महापर्व करीब आ रहा है। इसी बीच आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने एक बड़ा आरोप लगाया है हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार पे। आतिशी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दावा किया कि हरियाणा से वजीराबाद में जो पानी छोड़ा जा रहा है यमुना के अंदर, वो अनट्रीटेड वाटर है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जिसकी वजह से अमोनिया का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं कर रहा है। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वजीराबाद बराज है यमुना का, और यहां फिलहाल आपको पानी कम इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि जब मॉनसून खत्म होता है और ठंड का समय करीब आता है तो पानी का स्तर नीचे गिरता जाता है। लेकिन अब दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि एक तरफ जहां पे हरियाणा सरकार अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट को यमुना में छोड़ रही है, अमोनिया का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सोनिया विहार और वजीराबाद जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स काम करना बंद कर चुके हैं। दिल्ली में आज प्रदूषण से हल्की राहत है। हालांकि यहां अभी भी AQI में भारी गिरावट नहीं दर्ज की गई, लेकिन तेज हवा के चलने की वजह से प्रदूषण का स्तर थोड़ा कम जरूर हुआ है। लेकिन ऐसी स्थिति कब तक बनी रहेगी, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। हमारा आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि क्या दिल्ली में मौसम पर निर्भर है प्रदूषण से राहत? दिल्ली के लोगों को मिली आज की ये मामूली राहत तभी तक सीमित है जब तक कि हवा चल रही है। जैसे ही हवा थमेगी, एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगेगा और आशंका है कि जल्दी ही ये बहती हवा थम जाएगी। हवा चल गई तो थोड़ी राहत है, बारिश हो जाए तो और राहत हो जाएगी। तो यानी कि 14 अक्टूबर से पहले दिल्ली का AQI स्तर काफी अच्छा था। 14 अक्टूबर के बाद मौसम विपरीत दिशा में बढ़ना शुरू हुआ है। हवा की गति जब ठहर रही है, बारिश बंद है और टेम्परेचर डाउन जा रहा है, तो प्रदूषण जो AQI का लेवल है बढ़ रहा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली की हकीकत बयान की है। दिल्ली का जहरीला प्रदूषण भगवान भरोसे ही है, क्योंकि सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी आसमान पर छाई जहरीली धुंध पूरी तरह से छटने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली में जब मौसम अनुकूल होता है, तब दिल्ली वालों को जानलेवा प्रदूषण से थोड़ी राहत मिलती है, जैसे कि आज सुबह मिली। आज सुबह दिल्ली वालों को हवा की तेज गति की वजह से प्रदूषण की मार से मामूली राहत मिली। जिस तरीके से हमने देखा था कि मंगलवार और बुधवार को क्या हालात है, किस तरीके से AQI 300 से 400 के आसपास पहुंच गया था, लेकिन जब हवा चली तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहा AQI का आंकड़ा आज थम गया। हालांकि कुछ इलाकों में AQI अभी भी गंभीर स्थिति में बनी हुई है और चिंता की बात यह है कि जहरीली धुंध को आसमान से हटाने वाली हवा कभी भी मंद पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में प्रदूषण के जल्द ही फिर से बढ़ जाने का खतरा है। अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि आप देखिए कि आज 300 के आसपास जो बना हुआ AQI, उसकी वजह ये है कि आज हवा भी चल रही है। लेकिन जैसे ही ये हवा रुकेगी, दिवाली में अभी टाइम है, पराली जलाई जा रही है, तो अभी जो अनुमान है कि ये AQI जो 300 है, ये 500 के पार हो जाएगी। वायु प्रदूषण रोकने की कोशिश में जुटी दिल्ली सरकार ने आज से रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ की शुरुआत की है। दिल्ली सरकार लोगों से अपील कर रही है कि वो रेड लाइन पर गाड़ियों को ऑफ कर दे, जिससे गाड़ियों से निकलने वाला जहरीला धुआं पर्यावरण में खुलकर प्रदूषण पैदा न कर सके। हमारी सरकार की कोशिश क्या है कि पहले दिल्ली में अपने हिस्से का जो पोल्यूशन पैदा होता है, चाहे गाड़ियों का पोल्यूशन हो, चाहे डस्ट का पोल्यूशन हो, चाहे बायोमास बर्निंग का पोल्यूशन हो, उसको युद्ध स्तर पे कंट्रोल करने के लिए काम किया जाए और उसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सियासी संग्राम भी छिड़ा हुआ है। बीजेपी जहां दिल्ली के प्रदूषण के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी दिल्ली के प्रदूषण के लिए पड़ोस के बीजेपी शासित राज्यों को कसूरवार ठहरा रही है। क्या दिल्ली सरकार ने कोई कदम उठाया कि हम कैसे यातायात के साधन बढ़ाएं, कैसे लास्ट माइल कनेक्टिविटी बढ़ाएं, कैसे हम मैकेनाइज स्वीपिंग करें,
कैसे हम जो ग्रीन बेल्ट बढ़ानी थी, जो हमने ग्रीन बेल्ट बढ़ाकर पेड़ लगाने थे, क्या हुआ वह काम किया? क्या दिल्ली की कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए? सिर्फ 25 अक्टूबर से लेकर 25 जनवरी तक नाटक करते हैं, उसके बाद फिर सो जाते हैं। मेरा इतना ही हाथ जोड़ करके विनती है, दोनों पार्टियों की सरकारें हैं, दोनों लोग अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। मुझे लगता है उससे दिल्ली की जनता का ज्यादा बेहतर जो है परिणाम दिखेगा, बजाय कि नौटंकी करने। प्रदूषण पर छिड़ी सियासी जंग में दिल्ली वाले पिस रहे हैं और प्रदूषण से राहत पाने के लिए सरकार की जगह भगवान से गुहार लगाने के लिए मजबूर है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ अमित भारद्वाज, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली सरकार प्रदूषण के विरुद्ध लगातार युद्ध में जुटी हुई है। आज सरकार ने रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ मुहिम की शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही सरकार अब दिल्ली में सरकारी दफ्तरों का टाइम बदलने पर विचार कर रही है, जिससे गाड़ियों से निकलने वाले जहरीले धुएं में कमी लाई जा सके। हमारा आज का चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। दिल्ली में दफ्तरों के समय बदलने से बदलेगा प्रदूषण का मिजाज? इसके बारे में खुद बता रहे हैं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय। जो डिस्कशन जो हमने किया है कि कैसे जो दिल्ली के ऑफिसेज हैं, सरकारी ऑफिसेज हैं, सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो टाइमिंग है उसको जो है वो चेंज किया जाए, जिससे एक साथ ज्यादा से ज्यादा जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पे जो है वो न रहें। इसी तरह से जो डीजल बस जो चारों तरफ से आ रही हैं, सरकारी बसों के लिए तो हमने वहां के परिवहन मंत्रियों को चिट्ठी ऑलरेडी लिखी है, लेकिन बहुत सारी प्राइवेट डीजल की बसें दिल्ली में आती हैं। उसके लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ये डिस्कशन हुआ है कि वो इसके लिए एक स्पेशल ड्राइव चलाए। दिल्ली में प्रदूषण खत्म करने का कोई ठोस उपाय नहीं मिलने की वजह से दिल्ली सरकार अब दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन कराने पर विचार कर रही है। दिल्ली सरकार का कहना है कि उन्होंने केंद्र सरकार से पायलट बेसिस पर यहां पर कृत्रिम बारिश कराने का अनुरोध किया है। हमारा आज का पांचवां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराने की मांग क्यों कर रही है दिल्ली सरकार? इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज ने बात की दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से। अभी आर्टिफिशियल रेन दिल्ली में कभी हुआ नहीं, तो जो काम ग्राउंड के हैं, हम ग्राउंड वर्क को भी मजबूती से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ देश और दुनिया में जो टेक्नोलॉजिकल नए सोल्यूशन आ रहे हैं उनको भी दिल्ली के अंदर जो है हम इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। आज डीडीएमए की बैठक थी, वहाँ एलजी साहब से भी हमने निवेदन किया है केंद्र सरकार से बात करें। मेरे ख्याल से अगर आईआईटी कानपुर ने इतना मेहनत करके इस टेक्नोलॉजी को अगर ढूंढा है, तो हमारा प्रयास ये है कि उसका कम से कम पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली के अंदर इस बार किया जाए, जिससे उसका इम्पैक्ट एनालिसिस किया जा सके। सेंटर से नोट मिला, क्लियरेंस मिला आपको? नहीं, अभी तो हमने मीटिंग के लिए निवेदन किया है, अभी जवाब तो नहीं आया है। आज हमने एलजी साहब से भी कहा है कि वो भी सेंटर से बात करें, और मेरा सोचना यह है कि हमें जो भी बेस्ट एफर्ट हैं उनको हम सबको जो है वो प्रैक्टिस करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने के मामले को लेकर पंजाब और हरियाणा सरकार को जमकर फटकार लगाई थी। अदालत ने पराली जलाने वालों के खिलाफ सरकार को सख्त एक्शन लेने के भी निर्देश दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पंजाब और हरियाणा में खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। हमारा आज का छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी क्यों नहीं थम रहे पराली जलाने के मामले? पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के मामले कम जरूर हुए हैं, लेकिन इस पर पूरी तरह से लगाम नहीं लग पाई है। इसके पीछे कई पहलू हैं। देखिए, पंजाब हरियाणा बॉर्डर के पास से हमारे संवाददाता अनमोल बाली की रिपोर्ट। पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। हरियाणा और पंजाब सरकार को कल इस मामले में कोर्ट ने जोरदार फटकार लगाई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार और अधिकारियों पर एक्शन के बाद भी ग्राउंड पर स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। ये तस्वीर है पंजाब हरियाणा बॉर्डर स्थित जींद जिले की, जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खुले आम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। किसान यहां पराली को आग के हवाले कर रहे हैं। मैं इस समय हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर हूँ और आपको मैं अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि एक तरफ आप देख सकते हैं कि जो धान की कटाई है वो शुरू हो चुकी है और जो किसान है पराली को आग लगाना शुरू कर चुके हैं। हरियाणा में पराली जलाने वाले किसानों पर धड़ाधड़ एफआईआर हो रही है। पंजाब में भी पराली जलाने वाले किसानों पर एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद किसान पराली जलाने से क्यों परहेज नहीं कर रहे हैं, इस बात को जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर गुड न्यूज टुडे ने इसकी ठोस पड़ताल की है।
दिन हो या रात, अगर हाल फिलहाल आप पंजाब और हरियाणा के गांवों का रुख करेंगे तो तस्वीरें कुछ ऐसी ही मिलेंगी। जगह जगह किसान खेतों में पराली जलाते मिलेंगे। पराली जलाने की नौबत न आए, इसके लिए स्ट्रॉ बेलर मशीन तैयार की गई है। स्ट्रॉ बेलर मशीन ट्रैक्टर के साथ लगाई जाती है, जो पराली को कंप्रेस करके बड़ी गांठों में बदल देती है। इससे पराली की गांठ को ढोना और दूसरी जगह पर पहुंचाना आसान हो जाता है। लेकिन किसानों का कहना है कि बेलर की लागत काफी ज्यादा है, जिसका खर्च वो नहीं उठा सकते। हम तो चारों तरफ से मर रहे हैं जी। जैसे अब मेरे को बेलर की बात कर रहे हो आप, फसल का रेट है जी 2320 रुपए और मंडियों में हमारी फसल बिकती है 2200 के करीब तक। उसमें भी नुकसान। हमारे को आमदनी तो है नहीं, आमदनी होगी तो अच्छी तो हम साधन भी ले लेंगे, जहाँ तो खरीद अच्छी करे हमारी। और बेलर लेने के लिए 10 से 15 लाख रुपए लगता है, तो 5 एकड़ वाला जमींदार कहाँ से 15 लाख रुपए लगा देगा। पराली के झंझट से छुटकारा दिलाने में हैप्पी सीडर मशीन भी किसानों के लिए काफी मददगार साबित होती है। हैप्पी सीडर मशीन खेत में बीज की बुआई करने के साथ पराली को भी हटाती है, लेकिन हैप्पी सीडर मशीन का फायदा ज्यादातर किसान नहीं उठा पा रहे हैं। सरकारें भी सख्त हो रही हैं। सरकारों का दावा है कि उन्होंने बहुत से स्टबल मैनेजमेंट के जो तरीके हैं, चाहे वो बेलर हो, हैप्पी सीडर हो, वो किसानों को मुहैया करा रहे हैं। पर किसानों का कहना है कि ना जो उनके ट्रैक्टर हैं वो हैप्पी सीडर, सुपर सीडर के लायक हैं, क्योंकि ज्यादातर पंजाब और हरियाणा में जो किसान हैं वो छोटे किसान हैं। उनके पास जो ट्रैक्टर हैं वो छोटे हैं और जो हैप्पी सीडर और सुपर सीडर हैं और उनकी मशीनरी को सपोर्ट नहीं करते। किसान पराली ना जलाएं, इसके लिए सरकारें बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। ज्यादातर किसान उन मशीनों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे जिससे पराली का निपटारा किया जा सके। ऐसे में पराली जलाना किसानों की मजबूरी बन गई है। जींद हरियाणा से अनमोल बाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद पंजाब हरियाणा की सरकार ने पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्ती बरतनी शुरू कर दी। ऐसे में सरकार के फैसले के खिलाफ किसानों में नाराजगी है और पंजाब में तो किसानों ने इस मामले पर 26 अक्टूबर को पूरे पंजाब में प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। हमारा आज का 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि पराली जलाने पर रोक का मामला पंजाब हरियाणा में बड़ा मुद्दा बन रहा है। बता रहे हैं हमारे संवाददाता अनमोल बाली। एक तरफ पंजाब और हरियाणा में धान की कटाई का सीजन शुरू हो गया है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने लगा है। पर इस मामले को लेकर अब देखा जा रहा है कि कल सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद पंजाब और हरियाणा की जो सरकारें हैं उनकी नींद खुली है और किसानों के खिलाफ एफआईआर का जो दौर है वो शुरू हो गया है। उसी को देखते हुए किसानों में भी नाराजगी है और 26 अक्टूबर को पंजाब भर में अलग अलग किसान यूनियनों ने धरना प्रदर्शन करने की कॉल दी है, जिसका सीधा सीधा असर पंजाब के माझा, मालवा, दोआबा इलाके में देखने को मिलेगा। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।